So welcome back guys, Sahil Patel is back with a very much interesting topic of CS Executive SUBC, that is Insolvency and Bankruptcy Code. ओके तो ये जो चैप्टर है SUBC का 21st और लास्ट चैप्टर है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेके बात करता है जो अगर एक स्टूडेंट अच्छे से पढ़े तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे कारक साबित होता है। तो ये चैप्टर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके अपने साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को बांध के अपने साथ चलता है। तो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट एनी हर्डल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये कोड समझने से पहले हमें कुछ वर्ड्स के डिफरेंसेस और मीनिंग समझने होंगे। नाउ व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? सो इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन वेयर एनी पर्सन इज अनएबल टू पे हिज डेट्स। कोई भी व्यक्ति, या चाहे वो कंपनी हो या तो फिर वो एक इंडिविजुअल हो, LLP हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, वो उसकी ऐसी सिचुएशन जिसमें वो अपने डेट को चुकता ना कर पाए, पे ना कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे इंसॉल्वेंसी। एंड बैंक्रप्सी फॉलोज इंसॉल्वेंसी। बैंक्रप्सी इज अ सिचुएशन वेयर सच पर्सन हु इज अनएबल टू पे हिज डेट approaches a court or a prescribed authority under this code to declare such person as insolvent, as bankrupt. तो जब ये सिचुएशन कोर्ट के द्वारा, जब इंसॉल्वेंसी कोर्ट के थ्रू या तो फिर कोई ऐसी अथॉरिटी के थ्रू डिक्लेयर की जाती है कि भाई ये बंदा इंसॉल्वेंट है, तो उसे हम बोलते हैं बैंक्रप्सी। ओके, सो बैंक्रप्सी फॉलोज इंसॉल्वेंसी। तो फ्रेंड्स, अब उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब कॉर्पोरेट्स, LLPs, वो लोग इंसॉल्वेंट होते हैं, तो जब उन्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है तो उनको फिर लिक्विडेशन में, मतलब उसको जो वो जो सक्सीड करता है जो प्रोसेस, उसे हम लिक्विडेशन बोलते हैं। और जो इंडिविजुअल्स की बैंक्रप्सी है, उसे हम इंडिविजुअल्स की इंसॉल्वेंसी है, उसे हम बैंक्रप्सी बोलते हैं। ठीक है, सो इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन where a person is unable to pay his debts, and when such situation is being declared by a court or a prescribed authority, then it is known as bankruptcy. So we can say in simple words that bankruptcy is a declaration of insolvency. Okay, और इसी टॉपिक पे आज का हमारा पूरा लेक्चर एज वेल एज हमारे ऑल सब्सिक्वेंट लेक्चर्स हम बनाएंगे। ठीक है, अब इंडिया में ऐसा नहीं था कि ये कोड आने से पहले देयर वाज नथिंग लाइक दैट। बहुत सारे एक्ट थे जो कई सारी वेज देते थे किसी इंसान को मतलब बैंकरप्ट या तो फिर कह लीजिए लिक्विडेशन करवा दो, वाइंड अप करवा दो। इसके लिए कई सारे लॉज थे। फॉर एग्जाम्पल सिक कंपनीज एक्ट था, फिर साफेजी एक्ट था, RBI की स्कीम्स थी, CPC था, और भी कई सारी चीज़ें थी। बट कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था जो हर एक चीज़ का सलीके से जवाब दे सके। सब में टुकड़ों में सब सॉल्यूशंस दिए थे। इसीलिए पार्लियामेंट ने एक कोड बनाया जिसने सारे ऐसे एक्ट को कंसोलिडेट किया, और इसी तरह हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अस्तित्व में आया, जो अप्लाई होता है LLPs पे, कंपनीज पे, पार्टनरशिप्स पे और इंडिविजुअल्स पे, और ऐसे कोई भी व्यक्ति जिन्हें केंद्र सरकार समय से समय निर्धारित करके नोटिफिकेशन के द्वारा उसका ऐलान करे। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज बेसिकली द चैप्टर इज अबाउट। ओके, सबसे पहले मैं सेलेंट फीचर्स बता दूं कि ये जो कोड है वो 5 पिलर्स पे गठित है। सबसे पहले तो IBBI, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ओके, अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि कंपनी के असेट्स को कंट्रोल करते हैं और ऐसी डिक्लेयर्ड कंपनीज को अपना डेट पे करने में उन्हें मैनेज करते हैं, उनके डेटर्स को मैनेज करते हैं ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये क्रेडिटर्स के क्लेम्स की लिस्ट बनाते हैं और इन अकॉर्डेंस विद दैट वो
उसी तरह से एक्शन लेते हैं जिससे कंपनी का सारा जो भी पेमेंट है अपने क्रेडिटर्स के तरफ वो सारा वो पे ऑफ कर दे, ठीक है। और उसके बाद होते हैं इंसॉल्वेंट इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। ये ऐसे बॉडीज़ होते हैं IBB इस कोड में जो सारी कंपनीज का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, उन्हें ऑथेंटिकेट करते हैं। सब कंपनीज का पूरे मार्केट में जो कुछ हो रहा है, किसी कंपनी का ये हो रहा है, किसी कंपनी का वो हो रहा है, जो कंपनी प्रोसेस में आई है उसके बारे में सारा कुछ डिटेल्स ऐसी बॉडीज के पास होता है। इस कोड में अगर आपको इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन केसेस लेके किसी कॉर्पोरेट के इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस लेके जाने हैं, बॉडी कॉर्पोरेट के, तो वो आप लिक्विडेशन कहोगे आप, और वो आप नेशनल कंप्लेन और ट्रिब्यूनल में लेके जाओगे, ठीक है। और किसी इंडिविजुअल का हुआ ना, किसी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म का, तो उसे आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में लेके जाओगे। NCLT की अपील NCLT में होगी और NCLT से सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप्स जो जिनके केसेस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सुनेगी, ऐसी ट्रिब्यूनल की अपील डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में होगी, और ऐसी अपीलेट ट्रिब्यूनल की अपील अगेन सुप्रीम कोर्ट में होगी। मतलब घूम फिर के फाइनल अपील तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही आएगी, ओके। तो ये जो मैं अपीलेट ट्रिब्यूनल्स वगैरह बोला वो सब कौन है? एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़। इसमें जो NCLT है वो हमारे इस चैप्टर के लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है अंडर दिस कोड, नॉट फॉर दिस लेक्चर, बट हमारे IBC के अंदर कॉर्पोरेट के लिए जो केसेस जाते हैं उसके लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है NCLT। अब रिजोल्यूशन प्रोसेस कौन स्टार्ट करवा सकता है? तो कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, कंपनी के ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, कॉर्पोरेट डेटर खुद इन अ फॉर्म ऑफ द मेंबर्स और एम्प्लॉयज एज द केस में भी, ये लोग ऐसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास जाके अपना केस रख सकते हैं, और फिर ऐसी अथॉरिटी विल अकॉर्ड एज पर द प्रोविजंस बीइंग लेड डाउन इन द कोड। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। इसे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। मेरा यही मानना है कि चैप्टर को मैं तोड़ के अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करूँ, जिससे आपको भी अच्छे से लर्न हो जाए और मुझे भी हो जाए। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं एग्ज़ाम्स है मेरी जून में, फिर भी देन ऑल्सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके तक वीडियोस पहुंचा सकूं, ओके। सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू।